से बेहतरीन तेजी के संकेत और हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन आज दमदार गैप से खुलने के भारतीय बाजारों में है आसार। लेकिन उसके बाद क्या? इसी सवाल का जवाब तैयार है आपके लिए शेयर बाजार लाइव में। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और इस मजबूती वाले ट्रेड में आपको क्या करना चाहिए, कहां बनेंगे आपके लिए मौके, इस पर चर्चा करेंगे अनिल जी से, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और आज जो दो बड़ी लिस्टिंग्स हैं उसके बारे में भी जानेंगे अनिल जी की राय। तो अनिल जी, सबसे पहले तो बताइए आज की बड़ी बातें क्या हैं, आज के ट्रिगर्स क्या हैं सर? एक्शन भरपूर है दीप, और ये पूरा का पूरा एक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं हम अमेरिका से, जहां दुनिया भर के बाजारों में भले आज छुट्टी का माहौल हो, लेकिन अमेरिका में जो कल देर रात तेजी हुई और आज डाउ फ्यूचर्स फिर से मजबूती के साथ ट्रेड करते दिख रहे हैं। ये कमाल होता दिख रहा है। जहां उम्मीद थी 200-250 पॉइंट डाउ नीचे बंद होगा, जो कल हमारे बाजार बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर से संकेत आ रहे थे, उसके विपरीत दमदार तेजी हुई है और फ्यूचर्स मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तो भले आज एशिया के सारे बड़े बाजार बंद है, लेकिन संकेत सिर्फ और सिर्फ डाउ फ्यूचर्स काफ़ी है आपको देने के लिए। एफआई अभी भी मूड बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। खरीदने बेचने के मूड में बिकवाली की तरफ मूड ज़्यादा है। लगातार 8वें दिन कैश मार्केट में बिकवाली की है। हालांकि वायदा कारोबार में थोड़ी सी आपके लिए ये जरूर है कि कम से कम बिकवाली का हाथ रोका है उन्होंने। कैम्प्स और कैमकॉन दो दमदार लिस्टिंग आज यहां पर होने वाली है। तो प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में पारी की शुरुआत करने वाले दो खिलाड़ी आज अपनी सेंचुरी मार्कर, ट्रिपल सेंचुरी मार्कर, डबल सेंचुरी मार्कर शुरुआत करेंगे। लेकिन एक और स्पेस है जहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। नेचुरल गैस के दामों में 25% की भारी कटौती की गई है और इसका असर ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे शेयरों पर नेगेटिव तौर पर पड़ेगा। लेकिन सीएनजी वाले स्टॉक्स, पावर, फर्टिलाइजर जो इस गैस का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर। तो ढेर सारा एक्शन है, ढेर सारी खबरें। दीप, बिल्कुल अनिल जी, और एक्शन की शुरुआत करते हैं सर। आज तो सबसे पहले बताइए कि खुशी किस चीज़ की मनाएं? इतनी शानदार ग्लोबल क्यूज जो आ रही हैं, भारतीय बाजार आज एक्शन में रहेंगे, या फिर 4 महीने के बाद मार्केट हॉलिडे मिल रही है और उसकी वजह से एक एक्सटेंडेड वीकेंड हमें मिलने वाला है सर? ढेर सारी चीजें हैं दीप, आज खुशियां मनाने के लिए ढेर सारी ट्रिगर्स हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का मामला है जिसके साथ मैं आज शुरुआत करना चाहता हूं, और वो ये है कि आज मेरे को एंकर, मेरे साथी एंकर दीपांशु भंडारी ने, उन्होंने जी बिजनेस में मेरे साथ इनिंग का 1 साल पूरा किया। तो आपको जी बिजनेस पर मेरे साथ प्रोफेशनल लाइफ में पहली बर्थडे की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। और दीप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ कि आप जैसा एक अच्छा साथी, पॉजिटिव, एनर्जेटिक, पोलाइट, हर तरह से साथ देने वाला, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला मिला है। तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ और 1 साल आज जी बिजनेस में पूरा करने की आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आपका और पूरी टीम का सर बहुत शुक्रिया, दिल से मेरा शुक्रिया सर, क्योंकि मैं याद भी कर रहा था 1 साल पहले जब मैंने ज्वाइन करा था और आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि आज ही तुम ऑन एयर भी चले जाओ, तो थोड़ी झिझक थी मेरे मन में कि क्या मैं हिंदी ठीक से बोल पाऊंगा या नहीं। और आपने बोला कोई चिंता मत लो, अपना टाइम लो, आराम से, जो हिंदी में हो हिंदी में करो, जो इंग्लिश में हो इंग्लिश में करो। और तब से अब तक आपने कभी भी मेरे पे ये प्रेशर नहीं डाला कि आप इस तरह बात करिए या ये ठीक करिए। उस कॉन्फिडेंस के लिए जो पहले दिन से आपने मुझ पर जताया सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने और पूरी टीम ने जो प्यार और सपोर्ट मुझे दिया है, उसके लिए भी सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इतनी जल्दी ये समय चला गया, एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस। एब्सोल्युटली दीप, और वाकई में जो मज़ा आता है और जो हमारी जुगलबंदी है, जिसमें कह सकते हैं कि आप थोड़े पोलाइट हैं, मैं थोड़ा लाउड हूँ, लेकिन यही सारा वो खट्टा और मीठा जो साथ में चलता है, उसका मज़ा ही अलग है। और आई एम श्योर हमारे लोग हमारे दर्शक जो हैं वो सब लोग ये एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद करते हैं लंबी इनिंग हम साथ साथ खेलेंगे, सचिन सहवाग की तरह, और बिल्कुल लंबी लंबी इनिंग चलेगी तो मज़ा आएगा। चलिए, तो आज जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब आप दे दूं। ढेर सारे आज दिन ही अच्छे सेंटिमेंट और पॉजिटिव खबरों का है, और एक के बाद एक। पहली चीज, अमेरिका में जो तेजी हुई है उम्मीद से कहीं ज्यादा, जिसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला सेंटिमेंट सुधारने वाला ट्रिगर मेरे लिए दीप अमेरिका से आता दिख रहा है। दूसरा, कल देर शाम जो चीन के साथ बातचीत में अपडेट आए
वो भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। हालांकि लोगों ने चीन को बिल्कुल छोड़ दिया है कि आजकल नज़र नहीं डाल रहे, लेकिन कल जो बातचीत हुई और बातचीत में दोनों देश फिर से सहमत हुए कि जो 5 पॉइंट का एजेंडा बनाया था उस एजेंडा पर हम काम करते हुए दिखेंगे और उसी पर आगे बढ़ेंगे। तो आप सोचिए, पिछले 8-10 दिन से आप स्ट्रेस फ्री हैं चीन के साथ सीमा के तनाव को लेकर। ये आपको फील नहीं होता कि आप स्ट्रेस फ्री हैं, लेकिन सोचिए अगर तनाव की खबरें हो तो क्या स्ट्रेस होगा। तो कम से कम आप स्ट्रेस फ्री हैं, ये फीलिंग अंदर बैक ऑफ द माइंड जो है वो भी अपने आप में कम नहीं है। तीसरी चीज, प्राइमरी मार्केट में आप भरपूर एक्शन आज फिर देखेंगे। 2 ऐसे खिलाड़ी उतरेंगे और दोनों ही खिलाड़ी ट्रिपल सेंचुरी मारेंगे कम से कम कमाई के लिहाज से। 300-400 रुपए ऊपर लिस्ट होने की संभावना है कैमकॉन की और कैम्स की है। हम विस्तार से थोड़ी देर में आगे बातचीत करेंगे। चौथी बात, अनलॉक 5 की गाइडलाइंस आ चुकी है और इन गाइडलाइंस में कुछ और देश को खोलने की, कई सारे सेक्टर्स को, कई सारे इंस्टीट्यूशंस को, मल्टीप्लेक्सेस को खोलने की बात कही जा रही है, होटल्स को खोलने की बात कही जा रही है। तो धीमे धीमे लाइफ ट्रैक पर आने की बात हो रही है। ये 5वां पॉजिटिव है आज के सेशन में। और छठा वापस, जैसा आपने कहा, लंबे समय बाद, मुझे तो खैर याद नहीं आ रहा कि कितने महीनों बाद छुट्टी आ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं 4-5 महीनों बाद छुट्टी आ रही है और लंबा वीकेंड है। हालांकि वो अलग बात है कि इस लंबे वीकेंड में लोगों को ज़्यादातर घर पे ही रहना है, एडवेंचर नहीं करना है। भले ही सारे लॉकडाउन खुल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक और पॉजिटिव है जो आपका मूड माहौल चुस्त दुरुस्त करेगी। तो लंबे वीकेंड के पहले का भरपूर एक्शन। तो आज ये 5 पॉजिटिव दिख रहे हैं। और एक और चीज़ जो नेगेटिव के तौर पर हम लगातार देख रहे हैं, आपने हेडलाइंस में भी देखा कि 8 दिनों से एफआईज बेच रहे हैं। ये नेगेटिव तो है, लेकिन इस नेगेटिव में भी थोड़ा पॉजिटिव ये है कि वायदा कारोबार में बिकवाली का हाथ रोका है और उनकी नेट लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है। तो ये भी इतना नेगेटिव नहीं, इसे भी न्यूट्रल मान लें। तो संकेत बेहतरीन है। हफ्ते के आखिरी दिन लंबे वीकेंड के पहले आप इनसे बेहतर संकेतों की उम्मीद भी नहीं कर सकते, मांग भी नहीं सकते। मेरे ख्याल से कल देर शाम जिस किसी ने प्रार्थना की हो कि भगवान ये कर देना कि बाजार बड़े गैप से खुले और खुलने के बाद टिके, तो उसकी प्रार्थना मुझे लगता है कि मंजूर हो गई है, कबूल हो गई। तो आज देखिएगा, बड़े एक्शन वाला दिन है दीप। बिल्कुल अनिल जी, बड़े एक्शन वाले दिन के लिए तैयार हैं सर। और अगर आप इतने सारे पॉजिटिव क्यूज की बात कर रहे हैं, तो क्या आज फिर से हम देखेंगे कि सेंटिमेंट बाजार का, जो मूड माहौल है बाजार का, वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो ट्रेंड है क्या अब वो न्यूट्रल से पॉजिटिव होते हुए दिखता है? ट्रेंड डेफिनेटली सेंटीमेंट के लिहाज से तो न्यूट्रल से पॉजिटिव हो ही चुका है दीप, लेकिन हाँ, आंकड़ों के लिहाज से शायद एक आध दिन इंतजार करना पड़े और आज हो जाए। 11,300 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखेगा। दीप देखिए, हम कल भी बात कर रहे थे, हमने करेक्शन शुरू किया 11,794 का हाई बनाकर, 11,800 राउंड फिगर में समझ लीजिए, और 11,790 का हमने लो बनाया, 11,800 पकड़ लीजिए। यानी कि 1000 पॉइंट का करेक्शन ऊपर से निफ्टी में आया है, करेक्ट। यानी कि लगभग 10% के आसपास का, 11,800 से 10,800, वहां से 500 पॉइंट आप चले 11,300 पर आ गए मिड सेशन पर। अब 11,300 के ऊपर बंद होकर आप टिक गए, तो आप ये माने कि आप फिर से तेजी के मूड में आ गए। नहीं तो होता है कि 1000 पॉइंट गिरने के बाद 500 पॉइंट बढ़े, वो मतलब रिकवरी थी, उस रिकवरी के बाद आप फिर से नीचे जा सकते हैं। लेकिन अगर 500 पॉइंट बढ़ने के बाद आप फिर से ये मूड माहौल बना दें कि नहीं, हम अब यहां से ऊपर जाने को तैयार है और एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाए, तो फिर कहने ही क्या। तो जो ट्रेंड की बात है, मेरे ख्याल से आज की क्लोजिंग पर ट्रेंड काफी डिपेंड करेगा। पहली चीज ये है। दूसरी चीज है कि आज की क्लोजिंग जो दीप मिलेगी वो हफ्ते के आखिरी दिन की क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग है। वीकली क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस डेली क्लोजिंग के मुकाबले में ज्यादा है, मंथली क्लोजिंग की वीकली के मुकाबले में ज्यादा है। जैसे हम कहते हैं ना कि वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में जो फर्क है, वैसे ही क्लोजिंग में भी फर्क होता है कि हफ्ते दर हफ्ते आप किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा मीडियम टर्म ट्रेंड मिलता है। डेली क्लोजिंग से आप दिन का ट्रेंड निकालते हैं, वीकली क्लोजिंग से हफ्ते भर का निकालते हैं। और अब यहाँ पर हम जब 1000 पॉइंट की रेंज की बात करें तो हम थोड़ा वीकली क्लोजिंग देखेंगे। अगर वीकली क्लोजिंग आज 10,300 के ऊपर मिलती तो बहुत अच्छा, 10,350 के ऊपर मिलती तो बल्ले बल्ले, फिर तो आप अगले हफ्ते तैयारी करिए बहुत ही बढ़िया अच्छे एक्शन की। 10,350 माफ कीजिएगा 11,350 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आज मिल जाती तो कहने ही क्या। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए 25,232 से आपने करेक्शन शुरू किया और ये आया 20,404, लगभग आप समझिए 4800 पॉइंट का करेक्शन। 4800 पॉइंट के करेक्शन में कम से कम आप 2,500 पॉइंट बढ़ जाइए। 2,500 पॉइंट का मतलब ये कि 20,400 से
लगभग आपके 23,000 तक की आपकी रिकवरी आनी चाहिए। अब 23,000 तक की रिकवरी बैंक निफ्टी में बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले अगर 22,050 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिक जाता है तो बैंक निफ्टी ट्रेंड रिवर्सल का पहला संकेत देगा। और मैं फिर से आपको कहूँगा बिना पूछे कि मेरे लिए निफ्टी ही ट्रेंड डिसाइडर है। बैंक निफ्टी से भले ही बैंक निफ्टी किसी एक दिन ज़्यादा बढ़ जाए, कम गिरे या ज़्यादा गिर जाए या जो भी हो, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंड आपको निफ्टी से ही मिलना है। और उस लिहाज से भले ही बैंक निफ्टी अपना 50% का करेक्शन निचले स्तरों से पूरा ना भी करें, तब भी अगर 22,050 के ऊपर अगर आज बैंक निफ्टी बंद होता है, 22,050 22,100 के ऊपर, तो ये मुझे अच्छे संकेत देने की कोशिश करेगा। तो बैंक निफ्टी पिछड़ा हुआ जरूर है, लेकिन फोकस निफ्टी पर करिए। अगर निफ्टी मजबूत है तो ठीक है, आगे पीछे बैंक निफ्टी अपनी रिकवरी देकर फिर से चल पड़ेगा। तो ये ट्रेंड बदलने के लिहाज से मूड तो बदल चुका है, ट्रेंड बदलने के लिहाज से आज की क्लोजिंग अहमियत वाली होगी। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और आज की क्लोजिंग पर ही नज़र रहेगी, देखते हैं कि ये ट्रेंड बदल पाती है नहीं। पर क्योंकि सर आज दो चीज़ें हैं, एक तो वीकली एक्सपायरी है और दूसरा एक लंबा वीकेंड आ रहा है। मालूम नहीं कि ये जो 3 दिन की छुट्टी है इसमें क्या ग्लोबल बाजारों में बदलाव हो, तो क्या क्लोजिंग तक बाजार ये लेवल्स होल्ड कर पाएंगे या फिर एक्सपायरी और लंबे वीकेंड की वजह से थोड़ा वहाँ पर मूवमेंट आ सकता है, वॉलेटिलिटी आ सकती है? आपका क्या व्यू है जहाँ तक एक्सपायरी का सवाल है? देखिए, एक्सपायरी के लिहाज से दो चीज़ है दीप, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ तो ये कि निफ्टी में शॉर्ट्स काफ़ी हैं, और ये हम कल क्लोजिंग के वक्त भी बात कर रहे थे कि आप देखिए, और अगर आज निफ्टी 11,350 के ऊपर टिकता है तो आप सोच भी नहीं सकते, जो शॉर्ट कवरिंग के डेटा होता है ना, जो आपके मंथली एक्सपायरी में दिखते हैं, वो इस बार वीकली एक्सपायरी में दिख रहे हैं। 11,300 तक दीप देखिए, 1 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स है, 1 करोड़ शेयर शॉर्ट है। 11,350 पार होने पर करीबन 1.25 करोड़ शेयर शॉर्ट्स हो जाएंगे। तो आप सोचिए शॉर्ट्स कितने ज़्यादा हैं, और वो शॉर्ट कवरिंग होने के पूरे आसार आपको दिखते हैं। और 11,400 अगर आपने पार कर लिया तो करीबन 1,65,00,000 1,75,00,000 शेयर शॉर्ट हो जाएंगे। तो आज शॉर्ट कवरिंग, और उसके ऊपर एक्सपायरी का दिन है वीकली वाला, तो आज शॉर्ट कवरिंग का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर 11,350 के आसपास खुल गए तो उसके बाद दिन के दौरान 11,300 भी टूटेगा क्या, ये भी मुझे डाउट है। इतने मजबूत डेटा बनते हुए दिख रहे हैं 11,300 के ऊपर। देखिए 11,300 लगातार ओपन इंटरेस्ट के तौर पर आपके लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहा है, और उसके ऊपर खुलकर अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये मजबूती वाला माहौल बताएगा। तो पॉइंट मेरा ये है कि इस लिहाज से एक्सपायरी 11,300 प्लस पर मिलनी चाहिए, ये संभावनाएं आपको दिख रही है। 11,300 11,350 ये अच्छी रेंज हो सकती है, और अगर यहाँ पर भी हम एक्सपायरी करते हैं तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहली बात, बैंक निफ्टी पर जो लेवल्स आ रहे हैं वो 21,800 21,950, ये 21,950 के आसपास की एक्सपायरी के लेवल आ सकते हैं। 22,000 रुकावट का लेवल है, लेकिन 22,000 22,050 21,950 22,050 शॉर्ट में ये समझिए इस 100 पॉइंट की रेंज में रुकावट का लेवल है। अगर वहाँ रुके तो ठीक है, और एक्सपायरी 22,000 के थोड़ा सा आसपास, थोड़ा सा नीचे हो जाए तो वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छी है। तो ओवरऑल एक मजबूत एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज 3 बाजार आपके एशिया के बड़े बंद है दीप, हांगकांग, चाइना वगैरह, तो वहाँ से कोई खास संकेत है नहीं। निक्केई भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से बंद था, आई डोंट नो अभी खुला है नहीं खुला है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए संकेत जो कुछ लेने हैं वो आपको डाउ फ्यूचर से लेने हैं। और डाउ फ्यूचर्स अगर 250 पॉइंट ऊपर है, आप देखिए ना कितनी तेजी है, 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी, 350 पॉइंट की तेजी आपकी हो गई डाउ फ्यूचर्स की। 250 पॉइंट डाउ, 350 पॉइंट की तेजी डाउ की, 250 पॉइंट आपके डाउ फ्यूचर्स, यानी हो गए 500 पॉइंट। 500 पॉइंट और उसके साथ आप 250 पॉइंट ये गिनिए, जब हम बंद हुए कल तो वहाँ पर डाउ फ्यूचर्स निश्चित है। तो आपको 750 पॉइंट की आउट परफॉर्मेंस ग्लोबल मार्केट से मिल रही है। कितनी? 750 पॉइंट की। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि 750 पॉइंट की आउट परफॉर्मेंस देखने के बाद कि आपको एसजेएक्स निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जो दिख रहा है वो ज़्यादा दिख रहा है, और आपका जवाब होगा ना। करेक्ट। तो इसलिए आपको मजबूती के साथ आज ट्रेड होता हुआ दिखेगा, और एक्सपायरी के दिन बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के आसार आज नजर आते हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के आसार हैं। देखते हैं वीकली एक्सपायरी किन लेवल्स पर होती है, और फाइनली क्या वो कंफर्ट लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग होती है, जहां से फिर हम मान सकते हैं कि बाजार और तेजी के लिए तैयार है। तो आज के सेटअप की बात करते हैं। हालांकि हमने कई सारे सेटअप्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, पर फिर भी आज के संकेत क्या दिख रहे हैं सर? रेंज क्या निकल कर आ रही है आज के लिए? दीप, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईज न्यूट्रल साइड पर, नेगेटिव नहीं है। देखिए न्यूट्रल लिखा है मैंने। डीआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, घरेलू फंड्स के। वायदा कारोबार न्यूट्रल है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड अभी तक न्यूट्रल है, आज पॉजिटिव होने की संभावना।
11,300 350 के ऊपर बंद हो निफ्टी तो ट्रेंड बुलिश होता दिखेगा। 22,050 के ऊपर बंद हो बैंक निफ्टी तो ट्रेंड बुलिश होता दिखेगा। आज के लिए जो डे सपोर्ट जोन है 11,175 11,225 का मान के चलिए। ऊपरी स्तरों पर 11,350 11,450 तक जाने की निफ्टी की कोशिश हो सकती है। बैंक निफ्टी 21,150 21,275 ये मजबूत सपोर्ट जोन है। ऊपरी स्तरों पर ऊपरी स्तरों पर 21,800 21,950 ये रेंज है जहाँ तक जाने की कोशिश हो सकती है और 22,050 भी हो सकता है अगर आपाधापी में शॉर्ट कवरिंग की चलते और बढ़ जाए तो 22,050 भी। दिन की छोटी रेंज 11,250 11,350 दिन की छोटी रेंज है। 11,225 11,400 दिन की मीडियम रेंज है और आज की बड़ी रेंज दीप 11,175 से 11,450 की लेकर चलिए आप। एक्सपायरी के लिहाज से थोड़ी बड़ी रेंज रख रहा हूँ, लेकिन बड़ी रेंज में भी आप देखिए नीचे का लेवल सिर्फ 50 पॉइंट का, और वो इस वजह से कि गैप से ओपनिंग होने के बाद मैं उन लेवल्स को एडजस्ट कर रहा हूँ और संभावना ये कि फिर गैप से खुलने के बाद 11,250 11,300 दिन के लिए बहुत बहुत मजबूत सपोर्ट का काम आपके लिए करेगा। बैंक निफ्टी 21,375 21,650 आज की छोटी रेंज, 21,275 21,800 आज की मीडियम रेंज और 21,150 से 21,950 ये बैंक निफ्टी में आज की बड़ी रेंज आप मानकर चल सकते हैं। अब आइए जो आज के लिए बड़ा ट्रिगर है जिसकी मैं बात कर रहा था कि भले 8 दिनों से कैश मार्केट में एफआईज बेच रहे हो, लेकिन अच्छा क्या है? अच्छा ये कि वायदा कारोबार में उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है, न सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की है बल्कि खरीदारी भी की है। नेट लॉन्ग एफआईज के बढ़े हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में 56%, 52 से 56% ये 4% बढ़कर आए हैं। पुट कॉल रेशो 1.34 है 1.28 के सामने। विक्स 1% कम हुआ है 19.53। ये आज के डेटा आपके लिए। जी दीप। ओके तो ये है आपके लिए जहाँ तक आज के लिए जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए क्या करना चाहिए सर, जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड करी हो, स्पेशली अगर किसी ने शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड करी हैं तो फिर गैप अप पर उनका क्या होगा? कवर कर लेना चाहिए दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसीलिए हम कह रहे थे कि जो भी आप पोजीशन बनाएं ऑप्शंस के जरिए ही बनाएं, क्योंकि जो गैप मिलेगा आज आपको ऊपर वो तगड़ा होगा। तो 11,175 लॉन्ग पोजीशन पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, जो बाद में हम रिवाइज करके ऊपर की तरफ ले आएंगे। फिलहाल 11,175 आपकी तेजी की पोजीशन है, उसको आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। बैंक निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस 21,350 का होगा इंट्राडे बेसिस पर भी क्लोजिंग बेसिस पर भी। शॉर्ट पोजीशन के लिए आपका स्टॉप लॉस 11,325 होना चाहिए। इनफैक्ट 11,300 के ऊपर खुलने के बाद काट लें, शॉर्ट ना रहें, बेहतर होगा। बैंक निफ्टी पर 21,550 कल का हाई पार होते ही आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए और उसके ऊपर ही खुलेंगे। तो आज आप शॉर्ट लेवल के ऊपर ही खुलेंगे और उसके बाद शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं। तकलीफ होगी, मैं जानता हूं कि शॉर्ट काटने में आपको तकलीफ होगी, लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना है कि मतलब टांके लगाने से काम चल जाए तो वो ज़्यादा ठीक है या पूरी सर्जरी करवानी है। तो यही पॉइंट है कि छोटी सी तकलीफ से काम चला लें, स्टॉप लॉस हैं ट्रिगर कर लें, डिसिप्लिन रखें, वो ज़्यादा बढ़िया है। कल भी हम बात कर रहे थे, देखिए कल हमने सुबह बैंक निफ्टी पे पुट ऑप्शन लेने की राय दी थी, लेकिन 30-35 पॉइंट के ही स्टॉप लॉस में 30 पॉइंट में काम हो गया। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कई बार ये हो सकता है कि बाजार आपके उम्मीद के विपरीत ट्रेड दे, उम्मीद के विपरीत गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दे, और अगर आप शॉर्ट हैं तो फिर डिसिप्लिन के तौर पर शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं, दिक्कत होगी, लेकिन शॉर्ट सेलर्स को शॉर्ट काट लेनी चाहिए। ये मेरी सिंसियर एडवाइस है। बाकी फिर आपकी मर्जी, पोजीशन आपकी है, पैसा आपका है, हम तो सिर्फ कह सकते हैं। तो ये आपके लिए शॉर्ट पोजीशन पर 11,325 स्टॉप लॉस है, 21,550 स्टॉप लॉस है आपका बैंक निफ्टी पर। जी दीप। ओके तो ये है आपके लिए राय। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह देंगे सर? निफ्टी खरीदिए 11,175 के स्टॉप लॉस के साथ, 11,300 350 जिसके आसपास इस रेंज में कहीं खुलने चाहिए, 400 450 आगे के दो और टारगेट। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 400 के आसपास इसके ऊपर से सोचना शुरू करें, जल्दबाजी ना करें, ये आराम से करें, जहां पहला रिवर्सल का संकेत आए वहां करें, हड़बड़ी में न करें। और आज का सेशन ज़्यादा मजबूती वाला है, ये एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही सोचें, अदरवाइज ना भी करें तो चलेगा। इनफैक्ट 50 पॉइंट की डिप मिले तो वापस से खरीदने का सोचें। तो ये सिर्फ स्किल्ड ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए कि आप 400 450 की रेंज में एक चांस लेना चाहें तो वहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। 500 के स्टॉप लॉस के साथ 350 300 और 250 का टारगेट आप नीचे की तरफ का रख सकते हैं। बैंक निफ्टी
यहाँ पर खरीदारी करें 21,350 के स्टॉप लॉस के साथ, 21,650, 21,700 दो छोटे टारगेट इसके आसपास खुलने चाहिए। आप 21,800 ये तीसरा टारगेट होगा, 21,950 और 22,050 ये आगे के दो टारगेट हैं जहाँ तक ऑप्टिमिस्टिकली बैंक निफ्टी जा सकता है। अब जो शॉर्ट करना चाहते हैं वो सिर्फ स्किल ट्रेडर हैं तो ही शॉर्ट करें, अदरवाइज ना भी करें तो चलेगा, लेकिन शॉर्ट कर रहे हैं तो 21,950, 22,050, 21,900 से मूड बनाएं, 21,950, 22,050 इस रेंज में एक चांस ले सकते हैं, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा और वो होगा 22,200 का। 21,800, 21,700, 21,650 और 550 तक के टारगेट के लिए एक चांस आप शॉर्ट का ले सकते हैं, लेकिन वो ये सिर्फ और सिर्फ स्किल ट्रेडर्स के लिए। जो हम कॉन्ट्रा ट्रेड रेंज के को लेकर हम जो बात कर रहे थे वो आपको अब चेंज करना है। अब आपके हाई रेंज 11,300 और 21,800 नहीं रही, अब आपकी हाई रेंज 11,400, 450 है और बैंक निफ्टी पर हाई रेंज 21,950, 22,050 है। उस हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना है, ये ध्यान में रखिएगा। जी दीप। ओके तो ये है आपके लिए सलाह पोजीशंस बनाने के लिए, और जैसे कि अनिल जी कह रहे हैं अगर शॉर्ट करना है तो स्किल ट्रेडर्स को ही शॉर्ट करना है क्योंकि आज बाजार तेज़ी के माहौल में रहेगा। वेदांता बैन में था, बैन में बना हुआ है, पर इसके अलावा कोई और एंट्री एग्जिट नहीं हुई है। सर थोड़ा डेटा अगर आप बताएं फंड फ्लोज का, हालांकि कैश में हम देख रहे हैं कि लगातार बिकवाली है पर आपने न्यूट्रल रखा है, इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी करी है एफआईएस ने। इंडेक्स फ्यूचर्स डेफिनेटली 725 करोड़ के खरीदे हैं और डीप इसमें अच्छी बात है कि लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा बनी है और शॉर्ट कवरिंग हुई है कम, तो इंडेक्स पर एफआईज अब बेरिश नहीं है, बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। स्टॉक्स को लेकर ज़्यादा कोई एक्शन नहीं, 700 करोड़ का कैश में बेचा है तो 235 करोड़ का एफएनओ में खरीदा है स्टॉक फ्यूचर्स, वो न्यूट्रल सा है। तो आंकड़े कुछ बेहतर हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। घरेलू फंड थोड़ा ही सही, लेकिन 400 करोड़ का खरीद कर बैठे हैं, उनके आंकड़े ठीक है। ऑप्शंस के आंकड़े में देखिए सिर्फ 1 करोड़ के ऑप्शन में खरीदारी है, एकदम न्यूट्रल आंकड़े हैं। पुट और कॉल में खरीदारी और बिकवाली दोनों बैलेंस है एफआईज की, तो इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। लेकिन हाँ, इंडेक्स अगर आज एफआईज के आंकड़ों में आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया चीज़ जो है इंडेक्स में जो लॉन्ग पोजीशन बनाई और उसके चलते इंडेक्स में लॉन्ग उनके 52 से 56% पहुंचे, 4% बढ़े, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। वायदा कारोबार के आंकड़े भी लगे हाथ में, आपको बता दूं 11,200 बेहद मजबूत सपोर्ट, 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और वो आसानी से टूटेगा नहीं। अब आइए इसके ऊपर 11,300 पर, 11,300 पर है 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट तो नहीं है, हाईएस्ट के नज़दीक है, लेकिन 11,300 के ऊपर खुलकर आप टिकते हैं दीप तो लगभग 1 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो कॉल राइटर्स हैं, और ये कॉल राइटर्स का मतलब जिन्होंने मंदी की है, कॉल बेचे हुए, ये ट्रैप हो जाते हैं और इनको अब शॉर्ट कवरिंग की चिंता सताएगी। आज के सेशन में शॉर्ट कवरिंग की चिंता में क्या होगा, ये 11,350 पे निफ्टी को लेके जाएंगे। अब 11,350 पे है 22 लाख शेयर और, इसका मतलब 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख शेयर 11,350 के पार करते ही कॉल राइटर्स और शॉर्ट हो जाते हैं। ये और 50 पॉइंट बढ़ा सकते हैं और तब आपके लिए 11,400 होगा वो टारगेट जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 42 लाख शेयरों का, और वहां पर रुकना चाहिए। अब मैं इतना बुलिश तो नहीं हो सकता कि 11,400 भी पार करके बोलूँ कि आज ही हो जाए, होने में कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है। कल एक भी आदमी मार्केट में ये नहीं सोच सकता था कि इतनी ज़्यादा तेजी और इतनी ज़्यादा अच्छी खबरें एक साथ आएगी। यही मार्केट की खूबसूरती है और यही मार्केट का चैलेंज भी है और यही मार्केट की समस्या भी है कि आपको कभी भी कोई भी खबर, कोई भी मूड माहौल अचानक से बनता या बिगड़ता हुआ दिखता है। ये महीने में 2-3 बार, 1-2 बार ऐसा होता है और उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, चाहे वो तेजी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ हो। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होंगी कि अब कल और आज के आप जो देखिए आवाज़ में जो एकदम बदलाव आपको दिखता है, टोन में बदलाव दिखता है, क्योंकि मार्केट में एक साथ आपको अगर अच्छी खबरें सुनने को मिल रही है तो नेचुरली बाजार उस पर रिएक्शन देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कभी भी बदल सकती है और डेली वाले मार्केट में हमेशा बदलती है। इसीलिए कहते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म मार्केट है 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल के लिए प्रेडिक्ट करना आसान है, 6 घंटे 12 घंटे के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो वो मार्केट की खूबसूरती यही है कि मार्केट आपको कभी भी, और कौन जाने सोमवार को कुछ और मूड माहौल में हो, तो ये सब चीज़ें चलेंगी। आपको अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको डेली बेसिस पर मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी भी बदलनी पड़ेगी, अपने ट्रेड्स भी बदलने पड़ेंगे, डिसिप्लिन के तौर पर आपको ट्रेड लेने भी पड़ेंगे, ये ध्यान में रखिए। तो आइए, ये आपके लिए 11,400 का अगर पार हुआ तो फिर 1 करोड़ 65 लाख, 1 करोड़ 70 लाख शेयर और कॉल राइटर शॉर्ट हो जाएंगे। तो देखना ये है कि शॉर्ट कवरिंग किन लेवल से आती है। अब आइए बैंक निफ्टी।
21,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का मजबूत सपोर्ट है, वो बताने में कोई खास मजे वाली बात नहीं, लेकिन 21,500 अब चूंकि हम इसके ऊपर खुलेंगे दीप, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। 21,500 के कॉल ऑप्शंस में 9 लाख शेयर है, ठीक है। 21,600, 700, 800 पे 5-5 लाख शेयर है। समझिए आप 21,800 तक पहुंच जाते हैं तो करीबन 25 लाख शेयर बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स शॉर्ट हो जाते हैं 21,800 तक, और ये फिर 22,050 तक, 21,950 से 22,050 तक ले जा सकते हैं। 22,000 पर 10 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटर्स पे, तो वो रुकावट का लेवल है। जैसे 10,400 है निफ्टी पर, वैसे 22,000 है, वहाँ पर रुकेंगे। और हु नोज, फोर्स अगर बहुत ज़्यादा, और अगर ये दोनों लेवल आप पार करके टिक जाए, फिर तो मतलब किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं। फिर एग्जैक्टली वो होगा दीप जो पिछले गुरुवार को हुआ था। याद है ना पिछले गुरुवार को क्या हुआ था? भूल गए सब लोग, भूल जाते हैं एक्चुअली, 4-5 दिनों में तेजी होती है तो भूल जाते हैं। पिछले गुरुवार को दीप ये हुआ था कि 11,000 का लेवल हमने तोड़ा नीचे की तरफ, तब एक्सेस लॉन्ग थे, दुनिया भर की सारी तेजी की पोजीशन बनी हुई थी, और 11,000 टूटा तो उसके बाद त्राहिमाम, मुझे बचाओ, बस मेरी सारी लॉन्ग पोजीशन छूटे, और एक ही दिन में आप सीधा 11,800 पहुंचे, राइट। एग्जैक्टली उसका विपरीत गुरुवार आज है। जितनी लॉन्ग पोजीशन पिछले गुरुवार को बनी हुई थी, उतनी ही शॉर्ट पोजीशन आज इस गुरुवार को बनी है। फर्क इतना है, वो मंथली एक्सपायरी थी, ये वीकली एक्सपायरी है, और वीकली एक्सपायरी में भी अच्छे खासे शॉर्ट बने हैं। तो ऐसा ना हो हर गुरुवार आपके लिए पैसे लगने वाला हो जाए, तो इसलिए डिसिप्लिन जरूर रखिए, क्योंकि पिछले गुरुवार और इस गुरुवार के मूड माहौल में जो बदलाव है, जितनी मंदी की पोजीशन, तेजी की पोजीशन पिछले गुरुवार को बनी थी और लोग फेंक के गए अपनी तेजी की पोजीशन, उसी तरह की मंदी की पोजीशन आज के गुरुवार में बनी हुई है, और उस पोजीशन को शॉर्ट करने के लिए आना पड़ सकता है, कोई ऑप्शन है नहीं वीकली एक्सपायरी में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यही मजा है इस बाजार का, गुरुवार में तस्वीरें बदलती है। जी दीप। बिल्कुल, एक हफ्ते में पूरा मूड माहौल बदल गया है, और देखते हैं कि आज कितनी तेज़ी आती है और रैली किस तरफ हमें ले जाती है। सर मार्केट्स में तो एक्शन है ही, आईपीओ और मार्केट्स में भी बहुत गर्म एक्शन है। 3 आईपीओज आज बंद हो रही हैं और साथ ही 2 लिस्टिंग्स भी हैं। तो एक बार लिस्टिंग्स की भी बात कर लेते हैं सर। कैम्स, केमकॉन दमदार लिस्टिंग के लिए तैयार हैं, आपकी क्या राय है यहाँ पर दोनों के लिए? धमाकेदार लिस्टिंग होगी दीप। तो पहले कैम्स के आईपीओ की बात करें। कैम्स मेरा फेवरेट स्टॉक, और मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। हालांकि जिस तरह की लिस्टिंग के आदी आप हो चुके हैं कि लिस्टिंग पर पैसा डबल हो जाए, उस तरह की लिस्टिंग नहीं होगी, लेकिन ये एक बढ़िया पोर्टफोलियो स्टॉक है। जैसे कि बीएससी हुआ, आपका एमसीएक्स हुआ, जैसा कि सीडीएसएल हुआ, इस तरह की इंडिया में इन्वेस्टर्स की ग्रोथ स्टोरी को दिखाने वाला ये स्टॉक है। म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो ये और म्यूचुअल फंड्स के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के तौर पर ये काम करते हैं। बढ़िया कामकाज है, बढ़ने वाला है, और वैल्यूशंस ठीक है। मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। इसके लिए मैं लिस्टिंग की उम्मीद कर रहा हूँ दीप की 1650 रुपये की रेंज में लिस्टिंग होनी चाहिए। इसका 1230 रुपये का आईपीओ का प्राइस था, उसके सामने मेरा ये समझना है 1650 रुपये का लिस्टिंग होना चाहिए। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, बिल्कुल होल्ड करें, अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिहाज से। अगर आपको 2, 3, 5 साल के लिए रखना है, बिल्कुल रखिए। और अगर जिनको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया है, वो आप एक स्टॉप लॉस रख लें 1550 रुपये के आसपास का। जिनको सिर्फ लिस्टिंग पर मुनाफा कमा कर निकलना है, वो 1550 का स्टॉप लॉस रखें। 1550 के नीचे जाता दिखे तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, तब भी आपके लिए 1230 रुपये की प्राइस के सामने कम से कम 250 रुपये बनेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है 1650 रुपये की रेंज में लिस्ट होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि कितनी फॉलो बैंक फंड्स की तरफ से आती है। मेरा ये समझना आनी चाहिए। मैं इस स्टॉक को बेचने की जल्दबाजी में नहीं हूँ, साफ बता दूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल है। हर आईपीओ की अलग फितरत होती है, अलग तरीका होता है, अलग तरह का कामकाज होता है, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि जो आईपीओ डबल हो वही कंपनी अच्छी है। जो आईपीओ एक सिस्टमेटिक ढंग से धीमे धीमे, आज देखिए एसबीआई कार्ड्स ठीक है नीचे लिस्ट हुआ, लेकिन एसबीआई कार्ड्स आज 850 रुपये ट्रेड करता है, 1000 रुपये भी हो जाएगा। तो ये कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखने हैं, और उसी में से कैम्स एक है, मुझे पसंद है। आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए, और शॉर्ट टर्म जिनको प्रॉफिट बुक करना है, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे। जिस भाव से हाई बना दे 50 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस कर लें। सिंपल हमारा फॉर्मूला वही है कैम्स में। अगर 1650 लिस्टिंग हो जाती है, 1600 कर लीजिए, 1600 होती है 1550 कर लीजिए। इस तरह से आप लिस्टिंग के दिन अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो कोई चिंता की बात ही नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कैम्स पर दमदार लिस्टिंग के लिए आप तैयार हो जाइए, और अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, तो अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में भी रखिए। केमकॉन सर, यहाँ पर किस तरह का एक्शन आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
दीप, यहाँ पर लिस्टिंग ज़्यादा धमाकेदार होगी और लिस्टिंग पर ये स्टॉक दुगुना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए हमने इसमें राय ये दी थी कि इस पर लिस्टिंग गेन के लिहाज से पैसा लगाएं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो रिस्क लेना चाहते हैं वो लगाएं, क्योंकि कंपनी को देखकर उतना कंफर्ट नहीं आता। कई सारे डेटा हमने डिस्कस किए इनके फ्यूचर कैश फ्लोज को लेकर, जिस तरह से डेटा साइकिल बढ़ता हुआ दिखा है, एम्प्लॉय कॉस्ट घटती हुई दिखी है, उसको देखते हुए वो कंफर्ट नहीं आता है जिसमें आप ये कहें ना कि आराम से चैन की नींद सो लें और इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखकर। लेकिन पैसा बनाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए हमने लिस्टिंग गेन पर पैसा लगाने के लिहाज से यहाँ पर आई थी। देखिए, पैसा कई तरह से बन सकता है। अब लिस्टिंग गेन के लिहाज से आप देखेंगे तो कैम्स के मुकाबले में कैमकॉन में ज़्यादा पैसा बनेगा, डबल होगा। लेकिन मैं आपको अगर एक सवाल पूछूं कि आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस चीज़ में मिलेगा, मैं अगर आपको कहूं कि आपको एक लॉटरी का टिकट खरीदने का मौका दिया जाए और आपकी लॉटरी लग जाए और आप करोड़पति बन जाए, उसमें आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, या आप एक बिजनेस या इंडस्ट्री शुरू करें और उस बिजनेस और इंडस्ट्री को बढ़ाकर आप एक बढ़िया काम करें और उस हिसाब से अपनी वेल्थ बनाएं, तो नेचुरली आपका ये होगा कि यार मैंने अपने दम पे जो किया वो ज़्यादा अच्छा है। सिमिलरली अगर अच्छे स्टॉक्स और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में आप जब पैसा बनाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बनता है और आराम से आप चैन की नींद सोते हैं। स्टॉक दूसरे भी पैसा बनाकर दे सकते हैं और ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ये तय करना है कि क्या मुझे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या मुझे लिस्टिंग पर मुनाफा कमा कर निकलना है। तो मेरा ये समझना है कि ये स्टॉक लिस्टिंग पर कैम्प से कहीं ज़्यादा मुनाफा देगा, लेकिन लिस्टिंग पर पैसा कमाने के लिहाज से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिस्टिंग पर पैसा कमाने के लिहाज से का मतलब आप 9:45 पर 10 बजे पहली टिक पर आप बेच दे। मेरा ये समझना है 675 से 725 रुपये के बीच में लिस्टिंग होनी चाहिए कहीं न कहीं। इनकी इश्यू प्राइस 350 रुपये की थी, 350 रुपये के सामने जी हाँ 350 ही थी, हाँ 350 के सामने 675-725 रुपये की रेंज में लिस्टिंग होनी चाहिए। 625 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें, क्योंकि देखिए ये केमिकल स्पेस की जो जगह है ना, यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बहुत है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि और बढ़ जाए। तो आप जो भी प्राइस टॉप बने वहाँ से 50 रुपये अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए। अपना यही फॉर्मूला है हर एक लिस्टिंग पर। समझिए 725 हो गया, स्टॉप लॉस 675 लगा लें। 675 आया का टॉप बनाया तो 625 लगा लें। 625 के नीचे आप एग्जिट कर लें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। 800 हो जाए तो 750 कर लें, क्योंकि इस तरह के आईपीओ में जहाँ अलॉटमेंट नहीं के बराबर लगे हैं लोगों को और मार्केट का इंटरेस्ट है, छोटा आईपीओ बहुत ज़्यादा भरे, तो लिस्टिंग पर किसी भी तरह का एक्शन दिख सकता है। जो आपने रूट में देखा, हैप्पीएस्ट माइंड में देखा, उम्मीद से कहीं ज़्यादा लिस्टिंग हुई, वैसी कैमकॉन में भी हो सकती है। उसको आप आराम से स्टॉप लॉस के साथ एंजॉय करें। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरी राय कैम्प्स में होल्ड करने की ज़्यादा होगी। भले वो रिटर्न कम दे, लेकिन क्वालिटी वाइज बेहतर है। बिल्कुल, तो कैम्प्स अच्छी लिस्टिंग होगी, पोर्टफोलियो के लिए बढ़िया स्टॉक है। कैमकॉन शानदार लिस्टिंग होगी, उसके बाद आपको देखना है कि आपकी एपेटाइट के हिसाब से आपको रखना है कि नहीं उस स्टॉक को। पर दोनों दमदार लिस्टिंग्स के लिए हम तैयार हैं सर। तो भरपूर एक्शन होगा आज बाजारों में, आईपीओ मार्केट्स में भी। देखते हैं कहाँ पर नज़र रहेगी हमारी। साथ ही नज़र कुछ और स्टॉक्स पर भी है जो आज खबरों के दम पर एक्शन में हैं। चलिए हमारी रिसर्च टीम के साथ जुड़ते हैं और जान लेते हैं कौन से ये स्टॉक्स। कुशल, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए, सबसे पहले तो सुमिटोमो केमिकल्स, यहाँ पर इसका ओएफएस आज रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ नजर आएगा और नॉन रिटेल जो हिस्सा है वो करीब 2.5 गुना बढ़ता हुआ नजर आया। फ्लोर प्राइस जो है 270 रुपये प्रति शेयर पर तय किया गया है। इसके अलावा आज 5% इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है ओपन सेल टीवी पैनल्स पर, तो ये देखना होगा कि एक्चुअली ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से निकल कर आता है। साथ ही मुंबई में टोल टैक्स जो है आज से बढ़ते हुए नजर आएंगे। 5 से 25 रुपए तक जो है ये टोल टैक्स जो है बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा जो बोनस इशू आरती ड्रग्स ने जारी किए थे 3:1 के रेशियो में, आज उसकी रिकॉर्ड डेट है, तो इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। साथ ही आईपो सब्सक्रिप्शन अपडेट जो अब तक हुआ है, अगर आप देखें तो माझगांव डॉक आज इसका आखिरी दिन है। सेकेंड डे जो है करीब 7.5 गुना ये बढ़ता हुआ नजर आया था और रिटेल हिस्सा जो है 15.5 गुना भरा था। इसके अलावा यूटीआई एएमसी, इसका भी आज जो है सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है। दूसरे दिन करीब 79% हिस्सा जो है यूटीआई एएमसी ने भरा था और
रिटेल निवेशक जो है 1.1x इसमें सब्सक्राइब किए हैं अभी तक। साथ ही लिखिता इंफ्रा यहाँ पर भी अपडेट है, आज इसका भी आखिरी दिन है सब्सक्राइब करने के लिए। दूसरे दिन तक 3.1x जो है ये भरता हुआ नजर आया था और रिटेल हिस्सा ऑलमोस्ट 7.5 गुना इसमें भरता हुआ दिखा। इसके अलावा कुछ न्यूज है मेरे पास जिसमें आप देखिए मल्टीप्लेक्स शेयर्स ये फोकस में रहेंगे, क्योंकि अनलॉक 5 की जो गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स खुलते हुए नजर आएंगे 50% कैपेसिटी के साथ। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में तो आज से ही ये जो है शुरू किया जाएगा। साथ ही ONGC, ऑयल इंडिया, फर्टिलाइजर स्टॉक्स और साथ ही जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको फोकस में आपको रखना होगा, क्योंकि सरकार ने जो नेचुरल गैस प्राइस की कीमत है उसको घटा दिया है करीब 25% से $2.39 से घटाकर अब जो नई कीमत है वो $1.79 कर दी गई है और ये अगले 6 महीने के लिए वैलिड रहेगी, ये जो नई कीमत लागू की गई है। और इनफैक्ट मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नवंबर 2014 के बाद ये सबसे कम कीमत जो है नेचुरल गैस प्राइस की अभी आप इस लेवल्स पर देख सकेंगे। इसके अलावा नैटको फार्मा और लुपिन ये फोकस में रहेंगे, क्योंकि नैटको को एक दवा है लेपेटिनिब टैबलेट, इसको जो है US FDA से मंजूरी मिल गई है, ब्रेस्ट कैंसर को ये ट्रीट करने वाली दवा है और लुपिन जो है वो इसका मार्केटिंग पार्टनर बनेगा। साथ ही अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर रिलायंस रिटेल वेंचर्स में एक और निवेश आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट सिल्वर लेक की तरफ से एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है 1875 करोड़ रुपए की और अब जो उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है रिलायंस रिटेल वेंचर्स में करीब 9400 करोड़ हो गई है और हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे तो 2.13% जो है अब सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल वेंचर्स में होल्ड करता है। ओके तो कई सारे खबरों वाले स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन रहेगा और ऑफ कोर्स जो गैस की कटौती हुई है 6 साल के निचले स्तर पर है वहां का भी इंपैक्ट देखेंगे। आइए जान लेते हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन देखेगा और फंड एक्शन भी है। यहां पर पूजा हमारे साथ तैयार है उसके लिए। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। पांशु, IDBI बैंक पर नजर रखें। इकरा ने जो शॉर्ट टर्म रेटिंग है वो बढ़ा दी है, A1 से बढ़ाकर A1 प्लस की दी है और लॉन्ग टर्म रेटिंग का आउटलुक भी नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल कर दिया है। यूनियन बैंक SPCPL यानी कि शापूरजी पलोंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक के 200 करोड़ के कमर्शियल पेपर पर डिफॉल्ट किया। 25 सितंबर को ये ड्यू थे और इस पर ये डिफॉल्ट कर दिया गया है। सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी नजर रखें। प्रमोटर की तरफ से खरीदारी हुई है और अब तक 0.21% की खरीदारी यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से देखने को मिली। पंजाब नेशनल बैंक सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का NPA खाते को फ्रॉड घोषित किया और यहाँ पर करीब 1203 करोड़ का खाता था जिसको कि ये फ्रॉड घोषित किया गया है। अब तक बैंक इसके सामने करीब 215 करोड़ की प्रोविजनिंग कर चुकी है। ये एक अपडेट आया है PNB की तरफ से। मॉयल पर भी नज़र रखें। यहाँ पर कंपनी ने करीब जो जितने भी ग्रेड के मेटल्स थे उनके दाम बढ़ा दिए हैं और अगर मंथ ऑन मंथ बात करेंगे तो करीब 7.5% की बढ़त देखने को मिली। कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं। उषा मार्टिन में अगर देखेंगे तो प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है। न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस ने कंपनी के करीब 16 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। हिस्सेदारी 0.59% की बैठती है और करीब 26 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये खरीदारी देखने को मिली। पंजाब एल्कलीज में भी प्रमोटर्स ने खरीदारी की है। 1 लाख शेयर्स की 600 रुपये 25 पैसे के भाव पर ये खरीदारी देखने को मिली। कुछ और भी इनसाइडर ट्रेड्स हुए हैं। अरविंद में अगर बात करेंगे तो प्रमोटर्स ने 29 सितंबर को 14 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। CCL प्रोडक्ट्स में भी प्रमोटर की तरफ से खरीदारी हुई और ये खरीदारी 25 से 29 सितंबर के बीच देखने को मिली, जिसमें करीब 2.5 लाख शेयर्स की खरीदारी हुई है प्रमोटर्स की तरफ से। जस्ट डायल में भी प्रमोटर ने 25 से 28 सितंबर के बीच लगातार खरीदारी की और यहाँ पर भी करीब 2.33 लाख शेयर्स की खरीदारी हुई है। और आखिर में बात करते हैं डॉलर इंडस्ट्रीज़ की। यहाँ पर भी प्रमोटर्स ने शेयर्स में खरीदारी की है। प्रमोटर डॉलर होल्डिंग्स ने 29 सितंबर को 1.25 लाख शेयर्स की खरीदारी की। ओके तो यहाँ पर कुछ फंड एक्शन है और खबरें हैं जहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। आइए देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। BPCL पर रिपोर्ट आई है जहां पर देखिए अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाने की जो तारीख है नवंबर 16 तक टल गई, लेकिन ब्रोकरेज हाउस JP मॉर्गन ये अभी भी स्टॉक पर बुलिश है क्योंकि ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 525 रुपये के लक्ष्य के लिए 352 जो है कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से भाव के हिसाब से काफी ज्यादा आकर्षक नजर आ रहा है। JP मॉर्गन की एक और पॉजिटिव रिपोर्ट है। सन फार्मा पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 585 रुपये के लक्ष्य ले 501 जो है कल की क्लोजिंग है। कह रहे कि स्पेशलिटी जो दवाई है इनकी जो बिक्री है अब प्री कोविड स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते एक फायदा देखने को मिलेगा।
पॉजिटिव रिपोर्ट आई है टेक महिंद्रा पर। सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 950 रुपए के लक्ष्य के लिए, 790 जो है कल की क्लोजिंग है। और इनका मानना है कि अगले 3 महीने में अगर आप देखें, अगले 90 दिनों में एक अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2247 रुपए के लक्ष्य के लिए 2231 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि हिस्सा बिक्री का जो दौर है आगे भी जारी देखने को मिलेगा। मैक्वायरी की रिपोर्ट है मारुति पर, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 7800 रुपए के लक्ष्य के लिए 6733 जो है कल की क्लोजिंग है। कह रहे कि अगले 2 से 3 सालों में 40 से 60 शहरों में सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर सकते हैं, जिसके कंपनी को फायदा होते हुए नजर आएगा। आखिरी रिपोर्ट है इंडियन होटल्स पर, HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 111 रुपए से बढ़ाकर 121 रुपए कर दिया है। ये कह रहे कि आगे जाकर आय में बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए करते हैं एक्शन की शुरुआत और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम लेते हैं पिक ऑफ द डे। सुबह की पहली किरण की शुरुआत किरण जी के साथ। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या खरीदेंगे आज? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीप वेरी गुड मॉर्निंग। बाय करना है डाबर, जो मैंने कल भी कहा था। एक बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 508 का होना चाहिए, 510 का क्लोजिंग है तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस है और टारगेट 525 के आसपास के देखने को मिल जाने चाहिए आज के सत्र में। ओके, 525 के टारगेट के लिए डाबर में करें खरीदारी। राजेश जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका इरादा क्या है? तो गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी आज के सेशन में हम जो बाय करेंगे वो स्टॉक होगा ग्रेसिम। ग्रेसिम का सेटअप देखें तो लास्ट सेशन में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिले और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके आज क्लोज हुआ है। तो जिस तरीके का ग्रेसिम का सेटअप है, हमें लगता है कि ग्रेसिम को करंट लेवल पे बाय करके चलना चाहिए। 744 745 के आसपास क्लोज हुआ है। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 736 का और हमें लगता है कि ग्रेसिम में जो टारगेट देखने को मिलना चाहिए वो 765 770 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ओके, 765 770 का टारगेट ग्रासिम खरीदने। राकेश जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी लिस्ट में क्या है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरी लिस्ट में स्टॉक है कैश सेगमेंट का एक्सो नोबल, जिसको मेरी समझ से सबसे ज्यादा बार ऑन ईयर किसी ने रिकमेंड करा होगा तो वो है हमारे जैन साहब, जयपुर वाले जैन साहब। तो एक्सो नोबल पर मेरी खरीदारी की राय है। पेंट सेक्टर फ्लेवर में है और एक्सो नोबल चला नहीं है। 2080 2080 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2260 2260 के टारगेट के लिए कुछ दिनों का नजरिया बना के एक्सो नोबल को खरीदने की राय है। ओके, एक्सो नोबल में खरीदारी करने की राय। और कुणाल जी सुप्रभात, आपको भी बताइए सर आप क्या खरीदेंगे? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दिवांशु। और अनिल जी आपको मेरी ओर से आज शाकाहारी दिवस की विशेष बधाई। तो अनिल जी आमतौर पर तो शाकाहारियों के साथ हमेशा से एक ऐसा व्यवहार होता है कि ऐसा माना जाता है घास फूस खा के जीवित रहते हैं वो लोग। तो अनिल जी आप भी उसी बोट में सवार हैं और आज आप उसका दिन मना रहे हैं, इसके लिए अनिल जी आपकी विशेष धन्यवाद आपका। नहीं, अगर घास फूस खाने से काम चल जाए तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए ये तो अपने मतलब अपने अपने शौक, अपने अपना कल्चर, अपने अपनी पसंद है। तो मैं जो आपका दिल माने, जो आपका दिल कहे वो करें, दूसरों पर थोपे ना। तो न तो मैं चाहता हूँ कि मुझ पर कोई मांसाहार थोपे, न मैं किसी पर शाकाहार थोपना चाहता हूँ, लेकिन जिसको जो पसंद आए वो ज़रूर करें। जी कुणाल जी बताइए आपका क्या इरादा है? अनिल जी एक शानदार शेयर है जिसका नाम है नवीन फ्लोराइन और इस स्टॉक में अनिल जी एक पैटर्न बना है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। और कल के ट्रेड में जब बाजार बंद हो रहा था उस समय स्टॉक ने 2180 की एक बाधा को पार करके उसके ऊपर एक क्लोजिंग दी है। तो यहां पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा शेयर है नवीन फ्लोराइन, यहां पर 2150 2150 पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 2300 रुपए का, दूसरा टारगेट 2350 रुपए का। तो 2300 2350 के लिए इस स्टॉक को बाय करें। नवीन फ्लोराइन है मेरे पिक ऑफ द डे। ओके, नवीन फ्लोराइन 2202 के आसपास। सारे केमिकल स्टॉक्स में यहाँ पर तेजी के माहौल बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ खरीदारी करें। सुमित जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। आज का पिक ऑफ द डे एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में तेजी देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट्स यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाना चाहिए।
एशियन पेंट में चार्ट स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, तो पिक ऑफ द डे के तौर पे एशियन पेंट को सिलेक्ट किया है। स्टॉक यहां से ऊपर में 2020 से लेके 2050 तक के लेवल दिखा सकता है। 1980 के आसपास स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 1950 का स्टॉप लॉस, 2020 और 2050 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए एशियन पेंट्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो एशियन पेंट्स में करें खरीदारी, ये है राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। तो ये आपके लिए पिक्स। और अब जुड़ चुके हैं विकास सेठी साहब भी। सेठी साहब, आज तो वक्त ही ऐसा है कि मतलब मैं आपको क्या बोलूं, पिक नहीं पिक्स ऑफ द डे दे दीजिए, ढेर सारी जितनी है आपके पास। अनिल जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार एक माहौल है बाजार में। जिस तरह की कल यूएस में बहुत ही अच्छी तेजी हुई और आज जो डाउ फ्यूचर्स भी एक अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, तो पूरा माना जा रहा है कि जो स्टिमुलस पैकेज की बातें हो रही यूएस में वो ओवर द नेक्स्ट 2-3 डेज आना चाहिए। तो बाजार में एक शानदार तेजी का माहौल है, तो तेजी करने की राय है। मेरा जो पहला स्टॉक आज पिक ऑफ द डे के तौर पे रहेगा वो रहेगा कजारिया सेरेमिक्स। मुझे लगता है कैश पॉकेट का स्टॉक दे रहा हूँ पिक ऑफ द डे, बिकॉज मुझे लगता है ये जो गैस के प्राइसेस में कटौती हुई है उसका फायदा ये जो सेरेमिक्स वाली कंपनी, टाइल्स बनाने वाली कंपनियों को होगा। तो वहां से मैंने कजारिया सेरेमिक्स को पिक किया। वैसे इस स्टॉक को मैंने 440 के लेवल पे कुछ दिन पहले एसपीएल मिड कैप्स में रिकमेंड करा था और बहुत ही जल्दी इसके टारगेट्स भी अचीव हो गए। वहां से शानदार तेजी हुई है, बट करंट लेवल्स पे भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है आज ये स्टॉक कमाल कर सकता है, तो मेरा इसमें आज का टारगेट रहेगा 570 रुपए का। बाकी इसके अलावा एफ&ओ स्पेस से मैंने 2-3 स्टॉक्स और आइडेंटिफाई करे हैं। जो स्टॉक रहेंगे वो एक तो रहेगा अडानी पोर्ट्स, जिसमें 342 के लेवल पे कल क्लोज हुआ है। इस स्टॉक पे खरीदारी करने की सलाह है। इसके अलावा मुझे लगता है टेक महिंद्रा, जो कि एक आईटी दिग्गज कंपनी है, वहां पे भी बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 790 के आसपास के लेवल्स पे बंद हुआ है, उसमें मुझे लगता है करंट लेवल से और तेजी होगी। और तीसरा स्टॉक रहेगा टाइटन, जो कि कल भी 1200 के लेवल पे बंद हुआ है, बट जिस तरह का एक टाटा ग्रुप स्टॉक्स में खास करके जो कंज्यूमर बिजनेसेस में है, जो उनकी एक खबर आ रही है कि वो एक अमेजोन या रिलायंस के तर्ज पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई नए पार्टनर को ला सकते हैं। मुझे लगता है उसका फायदा टाइटन के स्टॉक्स में आगे देखने को मिलेगा। टाइटन के स्टॉक में तो इस स्टॉक में भी खरीदारी करने की सलाह है। अनिल जी, मेरी आवाज इको हो रही है, इसको थोड़ा वो करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपकी आवाज़ गूंज रही है और आपकी परफॉर्मेंस भी पूरी दुनिया में गूंज रही है। जिस तरह के स्टॉक आप रिकमेंड कर रहे हैं सेठी साहब, ज़बरदस्त कमाल दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कल भी मुझे याद है, कल का भी आपका मुझे स्टॉक निकालना है। कल क्लोजिंग में शायद आपने जो दिया था स्टॉक सेठी साहब की जगह, रिलायंस 2262 रुपये में खरीदारी करने की राय। और कल देर शाम खबर आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक और इन्वेस्टमेंट हुआ है सिल्वर लेक की तरफ से, तो आज स्टॉक तेज दौड़ लगाने को तैयार भी है। आइए, वागले साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग वागले साहब, बताएं सर आप अपना पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे डाबर है, 511 का बंद है, 504 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 1 से 2 दिनों के व्यू से 528 का टारगेट का व्यू होगा। ओके, तो आपका और किरण जी का सेम है स्टॉक डाबर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। रिलायंस, इसी पर एक बार राय दे दें सेठी साहब, जो खबर आई उसके बाद क्या करना चाहिए आज? ओके, चलिए सेठी साहब का ऑडियो दुरुस्त किया जा रहा है, तब तक रिलायंस के चार्ट पर सुमित जी राय दीजिए। अनिल जी, रिलायंस के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। रिलायंस काउंटर एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है और स्टॉक के अंदर कोई भी अगर डिप आते हैं तो खरीदारी करनी है। स्टॉक यहां से ऊपर में कल का जो हाई लगा है, जैसे ही वो निकलेगा तो उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। यानी 2270 का लेवल टूटा और स्टॉक के अंदर एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 2350 तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप में खरीदारी करनी है और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलना है। ओएनजीसी खराब खबर है इसके लिए, स्टॉक के लिए। आज जो नेचुरल गैस के दाम घटाए हैं उसका असर ओएनजीसी ऑयल इंडिया पर पड़ेगा। कुणाल जी, चार्ट से खैर बताइए क्या शॉर्ट के लायक है? हालांकि इसी के साथ पावर, फर्टिलाइजर और नेचुरल गैस वाली कंपनियों के लिए अच्छी बात भी है, लेकिन ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए नेगेटिव। बताएं सर, चार्ट पे क्या राय है आपकी? अनिल जी देखिए, मैंने कल भी कहा था जब आशु जी चर्चा कर रहे थे कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, ओएनजीसी पर मैं बेरिश हूं। और अनिल जी मुझे लगता है कि और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पहला सपोर्ट जो है वो 65 रुपए के आसपास है, 65 के आसपास, और उसके बाद फिर सीधा 61-62 के सपोर्ट्स हैं। तो मुझे लगता है अनिल जी वहां तक ये स्टॉक जाना चाहिए, अंडर परफॉर्म करेगा मार्केट को। तो आज अगर मान लीजिए हल्के फुल्के गैप के साथ नीचे खुलता है तो वहां इसको शॉर्ट करना चाहिए और 65 रुपए का पहला टारगेट हो।
ओके, 65 रुपए तक के टारगेट के लिए कमजोरी हो सकती है। बंसल जी, नेटको फार्मा, कल आपने और कुणाल जी ने खरीदारी की राय भी दी थी और मैं कह भी रहा था कि ये तो एक्शन इस तरह का हो रहा है कि कहीं कोई खबर आने वाली है और खबर आने के पहले का एक्शन, और एग्जैक्टली वो हुआ भी है। अमेरिका में इन्होंने एक दवा लॉन्च की और इस दवा के लिए इनका टाई अप ल्यूपिन के साथ भी है वहाँ पर। तो नेटको फार्मा के लिए अच्छी खबर, टारगेट्स बताइए, स्टॉप लॉस हो भी। देखिए अनिल जी, टारगेट्स को तो यहाँ पर ऊपर की तरफ रिवाइज करना चाहिए। 1010 से लेकर 1026 का यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए, और नीचे में जो स्टॉप लॉस है 935 का एक स्टॉप लॉस बैठता है, तो 935 के स्टॉप लॉस के साथ 1010 1010 से लेकर 1025 के टारगेट के लिए एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट लगता है। ओके, 1010 1025 के लक्ष्य के लिए। किरण जी, जरा आईडीबीआई बैंक के चार्ट्स देखिए और बताइए क्या इस स्टॉक में कुछ एक्शन हो सकता है। इकरा ने इनकी शॉर्ट टर्म की रेटिंग बढ़ाई है, A1 से A1 प्लस की है, और आउटलुक भी नेगेटिव से स्टेबल किया है, यानी कि अच्छी खबर आईडीबीआई बैंक के लिए। अनिल जी, कोई चार्ट में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि जहाँ पे एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी। मेरा मानना है कि ऑन द बेस अच्छा सपोर्ट करीबन 32 से लेके 30 तक है, और ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस आता है 38 से लेके 40 तक। तो ये रेंज ही बना रहेगा, कोई बड़ी मूव नहीं देखने को मिल रही है। पालविया जी, पीवीआर 15 अक्टूबर से जो अब सिनेमा हॉल खुल जाएंगे, अनलॉक 5 की जो गाइडलाइंस आई है, आज से वैसे पश्चिम बंगाल में भी खुलने जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर शायद हर एक थिएटर में 50 सीटों का नंबर ऑफ सीट्स पर रेस्ट्रिक्शन रखा है। लेकिन जो भी हो, चलिए पीवीआर चार्ट्स देखकर बताइए, वायदा कारोबार के डेटा देखकर बताइए क्या करना है। देखिए अनिल जी, स्टॉक में पिछले दिनों में लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिले, और स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लगता है 1250-55 ये एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी स्टॉक के लिए हायर साइड पे। ये लेवल अगर एक बार निकलता है तो मुझे लगता है कि और मोमेंटम इसमें हायर साइड का कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के जो रिवर्सल हुए पिछले दिनों में वो ये दर्शाते हैं कि स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम के लिए तैयार है। तो करंट लेवल से अगर मैं फ्यूचर की लेवल की बात करूं, क्योंकि फ्यूचर थोड़ा डिस्काउंट में है, तो फ्यूचर में अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा 1180 का। ये स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में जो अभी पुल बैक के टारगेट मुझे लगता है 1240 1250 तक के आएंगे। वो लेवल क्रॉस होने के बाद स्टॉक में एक अच्छा बड़ा मूव जो कि इसको 1300 की तरफ भी लेके जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पीवीआर पर राय। इस वक्त बड़े मूव की तैयारी पीवीआर में आप कर सकते हैं, तो अच्छी खबरों के दम पर एक्शन हो सकता है। एक और स्टॉक है कुणाल जी, आपका फेवरेट सुमितोमो केमिकल, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा। इसमें आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है पैसा लगाने का दिन, ऑफर फॉर सेल में। कल इंस्टीट्यूशनल का हिस्सा बढ़िया 2.5 गुना बढ़ा, 2.5 गुना अच्छा माना जाएगा इस माहौल में, बुरा नहीं। तो रिटेल के लिए क्या राय है? 270 की प्राइस रखी, पैसा लगाए? अनिल जी, लगाना चाहिए। मुझे लगता है अनिल जी कि देखिए ये जो स्टॉक है इसने कभी निराश नहीं किया, और एक कंटिन्यूस आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। ये बात सही है कि इसमें एक रेजिस्टेंस है चार्ट पर जो कि 305 से 310 के आसपास है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन मुझे लगता है अनिल जी बढ़ चढ़ के बाय करना चाहिए। मध्यम से लंबी अवधि का यहाँ पर नजरिया रखना चाहिए। ये स्टॉक बाजार को आउट परफॉर्म करेगा, और वैसे भी केमिकल स्टॉक्स जो है वो बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो बिल्कुल ओएफएस में मुझे लगता है रिटेल को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, बाय करें और इस स्टॉक में लंबी से मध्यम अवधि के लिए निवेशित रहें। रिटेल पे यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में आज से जो खुल रहा है इसमें खरीदारी करने की राय आपके लिए है। एक और मजबूत स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। राजेश जी, आपका पसंदीदा भी रहा है, आपने रिकमेंड भी किया है। आज से 1 अक्टूबर से जो कुछ बदलाव हो रहे हैं उसमें जो ओपन सेल्स हैं उसके ऊपर 5% की ड्यूटी लागू हो जाएगी। जो ये ओपन सेल्स टीवी बनाने में काम में आते हैं, जाहिर सी बात है कि जो बनेंगे फिर यहाँ पर हिंदुस्तान में बनेंगे, और डिक्सन टेक्नोलॉजी, अंबर एंटरप्राइजेज, इस तरह की कंपनियाँ जो इस तरह के इक्विपमेंट बनाने में माहिर है। डिक्सन चार्ज देखिए। जी बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक में पिछले दिनों में एक करेक्टिव मूव देखा। अगर लास्ट 2-3 वीक का अगर डेटा देखें तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये कि बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो करेक्शन है ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 8700 ये स्टॉप लॉस रख लें, और जिस तरीके का सेटअप है इसका शॉर्ट टू मीडियम टर्म अक्रॉस द टाइम फ्रेम, स्टॉक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें 9100 तक के भी टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक का सेटअप काफी स्टेबल है, तो 8700 के स्टॉप लॉस से बाय करें ड्यूरिंग द डे। मुझे लगता है कि इसमें आज न्यूज के चलते एक अच्छा एक्शन देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक 9000 तक के भी अपसाइड के मूव दिखाने के लिए तैयार है।
ओके, तो ये है आपके लिए राय डिक्सन टेक्नोलॉजी पर।